नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट आर द थ्री लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। अब इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जा रहा है कि इनहेरिटेंस के जो तीन लॉज हैं ना वो कौन कौन से हैं। इन तीनों को लॉज ऑफ मेंडल भी बोलते हैं और इन तीनों को लॉज ऑफ इनहेरिटेंस भी बोलते हैं। तो तीन लॉज में जो सबसे पहला है वो तो ये है द लॉ ऑफ डोमिनेंस, दूसरा है द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और तीसरा है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ये तीनों मेंडल के लॉज हैं या फिर लॉज ऑफ इनहेरिटेंस हैं। अब एक एक करके इन तीनों को डिटेल में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज द लॉ ऑफ डोमिनेंस। अब इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जा रहा है कि लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या होता है। द लॉ ऑफ डोमिनेंस states that whenever two different alleles of a gene are present, then the dominant allele will be expressed and the recessive allele will be suppressed। इसका मतलब ये है कि जब एक ही जीन की दो अलग अलग एलिस प्रेजेंट होंगी, मतलब एक ही जीन की जब दो अलग अलग वैरायटीज प्रेजेंट होंगी, तो उन दोनों में से जो डोमिनेंट एली होती है वो एक्सप्रेस हो जाएगी, मतलब उसका जो इफेक्ट है वो उस जनरेशन के अंदर नज़र आएगा। और जो रिसेसिव एली है वो सप्रेस हो जाएगी, मतलब रिसेसिव एली का जो इफेक्ट है वो नज़र नहीं आएगा। देखो सेल के अंदर एक ही जीन की जो दो अलग अलग वैरायटीज प्रेजेंट होती है ना, उन वैरायटीज को हम बोलते हैं एलीज। एलीज का मतलब वैरायटी ऑफ अ जीन। अब एक ही जीन की जब दो अलग अलग वैरायटीज प्रेजेंट होती हैं तो उन दोनों में से जो डोमिनेंट एली होती है वो हमेशा एक्सप्रेस होगी, मतलब उसका जो इफेक्ट है वो नज़र आएगा। और जो रिसेसिव एली है वो सप्रेस हो जाएगी, जो रिसेसिव एली है उसका इफेक्ट नज़र नहीं आता होता। फॉर एग्जाम्पल प्लांट की हाइट के लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल है ना, उस जीन की दो अलग अलग वैरायटीज प्रेजेंट होती हैं, कैपिटल टी और स्मॉल टी। अब जो डोमिनेंट होती है ना उसे कैपिटल अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं, जो रिसेसिव होती है उसे स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कैपिटल टी क्योंकि डोमिनेंट है तो जो प्लांट है वो बाहर से देखने में टॉल होगा, लेकिन प्लांट की हाइट को टॉल रखने वाली जीन भी इसके अंदर प्रेजेंट है और प्लांट की हाइट को शॉर्ट रखने वाली जीन भी इसके अंदर प्रेजेंट है। क्योंकि टॉल वाली जीन डोमिनेंट है ना, हाइट को टॉल रखने वाली जो जीन है वो डोमिनेंट है, इसलिए ये वाला जो प्लांट है वो बाहर से देखने में टॉल है। लेकिन इस प्लांट के अंदर प्लांट की हाइट को शॉर्ट रखने वाली जीन भी प्रेजेंट है, स्मॉल टी भी प्रेजेंट है। तो बाहर से ये देखने में तो टॉल है, लेकिन इसके अंदर हाइट को टॉल रखने वाली जीन भी प्रेजेंट है और हाइट को शॉर्ट रखने वाली जीन भी प्रेजेंट है। तो जब भी ऐसा होगा ना कि एक जीन की दो अलग अलग वैरायटीज प्रेजेंट होगी, मतलब एक जीन की जब दो डिफरेंट एलीज प्रेजेंट होगी, तो उन दोनों में से जो डोमिनेंट एली होती है वो एक्सप्रेस होगी। जो डोमिनेंट एली है वो फिजिकल फीचर नज़र आएगा, वो एक्सप्रेशन में होगा। और जो रिसेसिव एली है वो सप्रेस हो जाएगी। द रिसेसिव एली डज नॉट गेट लॉस्ट। इसका मतलब ये है, जैसे इस एग्जाम्पल के अंदर इसके अंदर प्लांट की हाइट को शॉर्ट रखने वाली जीन भी प्रेजेंट है। अब प्लांट अपीयरेंस में तो टॉल है, लेकिन इसके अंदर फिर भी जो शॉर्ट रखने वाली जीन है ना वो अभी भी प्रेजेंट है। इस प्लांट के सीड्स को यूज़ करके जब आगे इससे और प्लांट्स को पैदा करेंगे तो उनकी हाइट टॉल भी हो सकती है और शॉर्ट भी हो सकती है, क्योंकि इसके अंदर हाइट को शॉर्ट रखने वाली जीन भी अभी प्रेजेंट है और हाइट को टॉल रखने वाली जीन भी प्रेजेंट है। क्लियर हो गया। एक और एग्जांपल देता हूँ। इस केस के अंदर ना हम सीड्स की जो शेप कैसी होगी उसके बारे में कंसीडर कर रहे हैं। तो प्लांट की जो सीड है ना उसकी शेप राउंड भी हो सकती है और सीड्स की जो शेप है वो रिंकल्ड भी हो सकती है। जो कैपिटल आ रहा है वो राउंड को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो स्मॉल आ रहा है वो रिंकल्ड सीड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब क्योंकि जो कैपिटल आ रहा है वो डोमिनेंट है ना, तो इस केस में प्लांट के जो सीड्स है ना वो सारे के सारे राउंड होंगे। लेकिन ये वाला जो प्लांट है इसके अंदर राउंड सीड पैदा करने वाली जीन भी प्रेजेंट है और रिंकल सीड्स को क्रिएट करने वाली जीन भी प्रेजेंट है। लेकिन क्योंकि इन दोनों में से जो कैपिटल आ रहा है राउंड सीड के लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि वो डोमिनेंट है ना, तो इसलिए वो अपीयर होगी। इस केस में जो प्लांट्स हैं उनके जो सीड्स हैं वो सारे के सारे राउंड होंगे, लेकिन इसके अंदर रिंकल्ड सीड्स बनाने वाली जीन भी प्रेजेंट है। तो जब एक ही जीन की दो अलग अलग वैरायटीज प्रेजेंट होती है तो उन दोनों में से जो डोमिनेंट वैरायटी होती है वो अपीयर हो रही होती है, जो रिसेसिव वैरायटी होती है वो उस केस में सप्रेस हो जाती है, लेकिन जेनेटिक लेवल पर वो प्रेजेंट होती है।
क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अब इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जा रहा है कि ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या होता है। द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन स्टेट्स दैट ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन the two alleles present at a gene locus segregate from each other and each gamete has an equal probability of containing either allele। अब इसका मतलब ये है कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ये बोलता है कि जब गैमेट फॉर्मेशन होगा, गैमेट का मतलब रिप्रोडक्टिव सेल्स, गैमेट फॉर्मेशन का मतलब कि जब रिप्रोडक्टिव सेल्स बनेंगे उस समय एक जीन की जो दो अलग अलग वैरायटीज प्रेजेंट होती हैं, एक जीन की जो दो अलग अलग एलीज प्रेजेंट होती हैं, वो दोनों एलीज एक दूसरे से सेपरेट आउट हो जाती हैं। सेग्रीगेट होने का मतलब है कि एक दूसरे से सेपरेट हो जाना, और सेपरेट होने के बाद गैमेट के अंदर उन दोनों में से कौन सी एली एंटर करेगी उसके चांसेस बराबर होते हैं। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ये बोलता है कि जब गैमेट फॉर्मेशन होगा, जब रिप्रोडक्टिव सेल्स बनेंगे, उस समय एक जीन की जो दो अलग अलग वैरायटीज प्रेजेंट होती हैं, एक जीन की जो दो अलग अलग एलीज प्रेजेंट होती हैं, वो दोनों एलीज आपस में एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगी, सेग्रीगेट हो जाएंगी, और सेपरेट होने के बाद उन दोनों में से कौन सी एली गैमेट के अंदर एंटर करेगी उसके चांसेस बराबर होते हैं। इस वाले एग्जाम्पल से आपको और क्लियर हो जाएगा। देखो, प्लांट की हाइट के लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल होती है उसकी दो अलग अलग वैरायटीज प्रेजेंट होती है ना, मतलब जीन की दो अलग अलग एलीज प्रेजेंट होती है ना, कैपिटल टी और स्मॉल टी। ये जो कैपिटल टी है ये प्लांट की हाइट को टॉल रखने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और ये वाला जो स्मॉल टी है ये प्लांट की हाइट को शॉर्ट रखने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब जब गैमेट्स बनेंगे, मतलब जब रिप्रोडक्टिव सेल्स बनेंगे, तो उस समय ये हाइट के लिए जो दो अलग अलग एलीज प्रेजेंट होती है, ये दोनों एलीज आपस में एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगी, एक दूसरे से अलग हो जाएंगी, और अलग होने के बाद गैमेट के अंदर इन दोनों में से कौन सी एली एंटर करेगी उसकी प्रोबेबिलिटी बराबर है, मतलब इक्वल चांसेस है कि इन दोनों में से कौन सी एली इस वाले गैमेट के अंदर एंटर करेगी। कैपिटल टी के यहाँ पे एंटर करने के जितने चांसेस हैं, स्मॉल टी के भी यहाँ पे एंटर करने के एग्जैक्टली उतने ही चांसेस हैं। गैमेट का मतलब रिप्रोडक्टिव सेल्स, जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं। हैप्लॉइड होने का मतलब है कि उनके अंदर सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होता है, या ऐसा भी बोल सकता है कि उनके अंदर आधा जेनेटिक मटेरियल होता है। जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स है ना, वो डिप्लॉयड सेल से मिलकर बने होते हैं। बाकी सारे जो सेल्स हैं वो डिप्लॉयड होते हैं, लेकिन ये जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं, ये जो गैमेट्स होते हैं, ये हैप्लॉइड होते हैं। इनके अंदर आधा जेनेटिक मटेरियल होता है, मतलब सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होता है। बाकी के जो सेल्स है ना, उनके अंदर कंप्लीट सेट, दोनों सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। हैप्लॉइड सेल्स जो कि रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं, उनके अंदर आधा जेनेटिक मटेरियल मतलब सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होता है। तो जब गैमेट बनेंगे, जब ये वाले रिप्रोडक्टिव सेल्स बनेंगे, उस समय एक जीन की जो दो अलग अलग एलीज प्रेजेंट होती है, ये दोनों आपस में एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे। सेपरेट होने के बाद गैमेट के अंदर इन दोनों में से कौन सी एली एंटर करेगी उसकी प्रोबेबिलिटी बराबर है, इक्वल प्रोबेबिलिटी है, मतलब इक्वल चांसेस हैं कि इन दोनों में से इस गैमेट के अंदर कोई भी जीन, कोई भी ये वाली एली एंटर कर सकती है। क्लियर हो गया? तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ये बोलता है कि जब गैमेट फॉर्मेशन होगा, जब रिप्रोडक्टिव सेल्स बनेंगे, उस समय एक जीन की जो दो अलग अलग एलीज प्रेजेंट होती हैं, एक जीन की ये जो दो अलग अलग वैरायटीज प्रेजेंट होती हैं, ये दोनों आपस में एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे। सेग्रीगेट होने का मतलब है कि एक दूसरे से सेपरेट हो जाना, और सेपरेट होने के बाद इन दोनों में से गैमेट के अंदर कौन सी एली एंटर करेगी उसकी प्रोबेबिलिटी इक्वल है, मतलब दोनों के बराबर चांसेस होते हैं इस वाले गैमेट के अंदर एंटर करने के। क्लियर हुआ? ये जीन लोकस का मतलब होता है वो वाली जगह जहां पर एक जीन की दोनों एलीज प्रेजेंट होती है। तो जीन लोकस का मतलब वो वाली जगह जहां पर वो वाली जीन की दोनों एलीज प्रेजेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जा रहा है कि ये लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ये क्या होता है। द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट स्टेट्स दैट द एलीज of two or more different genes get sorted
into gametes independently of one another. लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ये बोलता है कि दो या दो से ज़्यादा जीन्स की जो अलग अलग एलीज प्रेजेंट होती है ना, गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे कौन सी एली कौन से गैमेट के अंदर एंटर करेगी वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करते होते हैं। मतलब एलीज इंडिपेंडेंटली गैमेट्स के अंदर एंटर करती होती हैं। जीन्स की दो या दो से ज़्यादा जीन्स की जो अलग अलग वैरायटीज़ प्रेजेंट होती हैं उन्हीं को एलीज बोलते हैं। तो दो या दो से ज़्यादा जीन्स की जो अलग अलग एलीज हैं, गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे जब एलीज गैमेट्स के अंदर एंटर करेंगी तो कौन सी एली किस गैमेट के अंदर एंटर करेगी वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करता होता, इंडिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे से। अब मैं आपको 2-3 एग्जांपल देता हूँ, उससे आपको ना ये वाली स्टेटमेंट और अच्छे से समझ में आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल आप ये मान लो कि ना 3 फ्रेंड्स हैं, ये फ्रेंड नंबर 1, फ्रेंड नंबर 2 और फ्रेंड नंबर 3। अब ये तीनों किसी फंक्शन पे गए हैं। अब वहाँ पे खाने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो सामने वाली जो टेबल है ना वहाँ पे एक तो गुलाब जामुन पड़े हैं और साथ में रसगुल्ला पड़ा हुआ है। मतलब काफ़ी सारे गुलाब जामुन और काफ़ी सारे बड़े बड़े रसगुल्ले हैं। अब जो पहले वाला फ्रेंड है वो गुलाब जामुन खाएगा या फिर रसगुल्ला खाएगा? भाई जो इसका मन करेगा वो खाएगा। तो सपोज़ इसने अपनी प्लेट में गुलाब जामुन डाल लिए। अब पहले वाले फ्रेंड ने अगर गुलाब जामुन डाले हैं तो जो दूसरा फ्रेंड है वो क्या खाएगा? वो गुलाब जामुन खाएगा या रसगुल्ले खाएगा? भाई जो इसका मन करेगा वो खाएगा। ऐसा नहीं है कि पहले वाले फ्रेंड ने अगर गुलाब जामुन खाए हैं तो दूसरे वाला फ्रेंड भी गुलाब जामुन लेगा, तीसरे वाला फ्रेंड भी गुलाब जामुन लेगा। ऐसा नहीं है। पहले वाले फ्रेंड कुछ भी ले सकता है, जो सेकंड फ्रेंड है वो भी इन दोनों में से किसी को भी चूज़ कर सकता है, जो तीसरा फ्रेंड है वो भी इन दोनों में से किसी को भी चूज़ कर सकता है। मतलब गुलाब जामुन और रसगुल्ले में से ये जो चाहें उसे चूज़ कर सकते होते हैं। मतलब इनकी जो चॉइस है ना वो आपस में एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, इंडिपेंडेंटली ये चूज़ करने वाले हैं। तो आपको अब ये तो समझ में आ गया ना कि इंडिपेंडेंटली चूज़ करने का मतलब क्या होता है। सेकंड एग्जांपल के ऊपर आते हैं। देखो इस एग्जांपल में ना हम दो चीज़ों को एक साथ स्टडी कर रहे हैं। एक तो जो प्लांट है ना उसके जो सीड्स हैं उनकी शेप कैसी होगी, एक तो हम शेप को देख रहे हैं, और दूसरा प्लांट के जो सीड्स हैं ना उनका कलर कैसा होगा। तो शेप और कलर इन दोनों चीज़ों को स्टडी कर रहे हैं। ये वाली जो जीन्स है ना, जीन की ये वाली जो दो अलग अलग वैरायटीज़ हैं, मतलब जीन की ये वाली जो दो अलग अलग एलीज हैं, ये शेप के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। कैपिटल आर का मतलब है कि शेप राउंड होगी, और स्मॉल आर का मतलब है कि जो शेप है वो रिंकल्ड होगी। कैपिटल आर का मतलब जो सीड्स है ना उनकी शेप राउंड होगी, और स्मॉल आर का मतलब है कि सीड्स की जो शेप है वो राउंड नहीं बल्कि रिंकल्ड होगी। और ये कैपिटल वाई और स्मॉल वाई ये डिपेंड करते हैं कि सीड का कलर कैसा होगा। जो कैपिटल वाई है वो रिप्रेजेंट करता है कि कलर येलो होगा, और ये वाला जो स्मॉल वाई है वो रिप्रेजेंट करता है कि कलर ग्रीन होगा। कैपिटल वाई का मतलब सीड का जो कलर है वो येलो होगा, और स्मॉल वाई का मतलब है कि सीड का जो कलर है वो ग्रीन होगा। अब जब गैमेट्स बनेंगे, ये जब गैमेट फॉर्मेशन होगा तो शेप के लिए ये वाली जो दो जीन्स रिस्पॉन्सिबल है ना, जीन की जो ये वाली दो एलीज रिस्पॉन्सिबल हैं, इन दोनों में से कोई एक एली आगे कैरी फॉरवर्ड होगी। और कलर के लिए भी ये कैपिटल वाई और स्मॉल वाई में से कोई एक आगे कैरी फॉरवर्ड होगा। अब शेप के लिए इन दोनों में से कौन सी एली एंटर करेगी इस गैमेट में, और कलर के लिए कैपिटल वाई और स्मॉल वाई में से कौन सी एली इस गैमेट के अंदर एंटर करेगी, वो दोनों आपस में एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करता होता। इंडिपेंडेंटली ये जो एलीज हैं, एलीज जब गैमेट्स के अंदर एंटर करती हैं तो वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होती हैं। मतलब शेप के लिए इन दोनों में से कौन सी एली इस गैमेट के अंदर एंटर करेगी, और कलर के लिए इन दोनों में से कैपिटल वाई और स्मॉल वाई में से कौन सी एली इस गैमेट के अंदर एंटर करेगी, वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करता होता। फॉर एग्जाम्पल शेप के लिए अगर कैपिटल आर ये वाली एली आ रही है तो कलर के लिए कैपिटल आर के साथ कैपिटल वाई भी आ सकता है, और कैपिटल आर के साथ ये वाला जो स्मॉल वाई है वो भी आ सकता होता है। मतलब शेप के लिए कौन सी एली आएगी और कलर के लिए इन दोनों में से कौन सी एली आगे कैरी फॉरवर्ड होगी, वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करता होता। तो यहाँ पे जो गैमेट्स हमने बनाए हैं ना, हमने चारों के चारों पॉसिबल कॉम्बिनेशंस को शो कर दिया है। कैपिटल आर के साथ कैपिटल वाई भी हो सकता है जैसा कि यहाँ पे है, और यहाँ से कैपिटल आर आ रहा है तो यहाँ से स्मॉल वाई भी आ सकता है। देखो कैपिटल आर के साथ स्मॉल वाई भी हो सकता है।
यहाँ से अगर स्मॉल आर आ रहा है तो स्मॉल आर के साथ कैपिटल वाई भी हो सकता है और स्मॉल आर के साथ स्मॉल वाई भी हो सकता है, स्मॉल आर एंड स्मॉल वाई। क्लियर हुआ? तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ये बोलता है कि दो या दो से ज़्यादा जीन्स की जो अलग अलग एलीज प्रेजेंट होती हैं, वो एलीज जब गैमेट्स के अंदर एंकर करेंगी तो इंडिपेंडेंटली ऑफ वन अनदर एंकर करेंगी। मतलब कौन सी एली कौन से गैमेट में एंकर करेगी वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करता होता। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इन अदर वर्ड्स द एली विच अ गैमेट रिसीव्स फॉर वन जीन डज नॉट इन्फ्लुएंस द एली रिसीव्ड फॉर अनदर जीन। इसका मतलब ये है, फॉर एग्जाम्पल शेप के लिए इन दोनों में से कौन सी एली इस गैमेट के अंदर एंकर कर रही है, और कलर के लिए इन दोनों में से कैपिटल वाई और स्मॉल वाई में से कौन सी एली इस गैमेट में एंकर कर रही है। इन दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, आपस में एक दूसरे के ऊपर ये डिपेंड नहीं करते। शेप के लिए ये कैपिटल आर और स्मॉल आर इन दोनों में से कोई भी एली इस गैमेट में एंकर कर सकती है, और कलर के लिए कैपिटल वाई और स्मॉल वाई इन दोनों में से कोई भी एली इस गैमेट में एंकर कर सकती है। ये नीचे हमने चारों अलग अलग पॉसिबल कॉम्बिनेशंस को शो कर दिया है। जो गैमेट्स हैं, गैमेट का मतलब रिप्रोडक्टिव सेल्स, और जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं। हैप्लॉइड होने का मतलब है कि उनके अंदर सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होता है, मतलब आधा जेनेटिक मटेरियल होता है। तो शेप के लिए ये यहाँ पे जो कैपिटल आर और स्मॉल आर है ना, इन दोनों में से कोई एक ही एली आगे कैरी फॉरवर्ड होगी, और कलर के लिए भी ये कैपिटल वाई और स्मॉल वाई इन दोनों में से कोई एक ही एली आगे कैरी फॉरवर्ड होने वाली है। क्लियर हुआ? तो दिस इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट।